क्रिकेट इनसाइट्स विद फैसली बॉल ऑन बॉल पर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। और क्या ज़बरदस्त मैच फिनिश किया इंग्लैंड ने, बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, उनको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत फाइट बैक किया उन्होंने और मेरे ख्याल में पाकिस्तान के मुंह से उन्होंने ये कह लें कि हलक से जो है वो मैच निकाला है और अपनी गिरफ्त में लेकर आके मैच जीता है। आई थिंक हमारे ओवरऑल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स की हैं। कैप्टनसी में अजहर अली ने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है, बहुत पुअर कैप्टनसी की है। आई थिंक उनको अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी और उनको भी खुद सोचना पड़ेगा कि अगर इस तरीके से वो कैप्टनसी करेंगे कि मतलब बिल्कुल क्लूलेस नज़र आए अजहर फील्डिंग के दौरान के, मतलब इस तरीके से तो मेरे नहीं ख्याल कि पाकिस्तान टीम को कोई फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर बहुत सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि जो चीज़ की ज़रूरत एज अ कैप्टन आपको होती है, फ्रंट पे आगे आके लीड करना, एज अ बैट्समैन रन्स करना, एज अ कैप्टन आना, सिचुएशन चेंज करना, बॉलर के पास आना, फील्ड प्लेसिंग, मतलब बहुत सारी चीज़ें वो मुझे या तो डिपेंडेंट लगे हैं कि शायद इंस्ट्रक्शंस का वेट कर रहे थे बाहर से कि कोचिंग मैनेजमेंट जो है उनको कोई इंस्ट्रक्शन दे या उस प्लान के हिसाब से आप चलते हैं ज़रूर। लेकिन एट टाइम्स मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि एज अ प्लेयर, एज अ बॉलर, एज अ बैट्समैन, एज अ कीपर, एज अ कैप्टन, आप अपनी एबिलिटीज़ पे खुद बैक करें। इस लेवल के ऊपर मैं ये समझता हूँ कि आप प्लान ज़रूर ले लें, लेकिन अंदर अप्लाई जो है उसके लिए चेंजेस करें, खुद ही करें, ज़रूर ट्राई करें, डिफरेंट चीज़ें सोचें। कोई बात नहीं, अगर आप खुद ट्राई करेंगे और अगर नहीं भी होता कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैनेजमेंट उसको अप्रिशिएट ही करती है कि ठीक है आपने अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपने टैलेंट के हिसाब से कुछ करने की कोशिश की। बट यहाँ पर जो है वो बिल्कुल क्लूलेस लगे हैं। फील्डिंग जो है वो फ़ौरन खोल दी। अगर 5 बैट्समैन के बाद जब आउट हुए, जब वोक्स और बटलर की पार्टनरशिप लग रही थी, उस वक्त ना उनके ऊपर शॉर्ट बॉलिंग ने अटैक किया है, ना उनके ऊपर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट की है कि वो विकेट दें। आई थिंक हमने फ़ौरन से जो है वो जहाँ वो थोड़ा सा सेट हुए हैं और हमने फ़ौरन फील्ड खोल ली, स्क्वायर लेग डीप ले लिया, डीप पॉइंट ले लिया, फील्ड खोलना शुरू कर दी। यासिर के लिए जब वो बॉल कर रहे हैं, यासिर ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, मतलब जितनी उसने ज़बरदस्त, जितनी तारीफ यासिर की जाए उतनी कम है। उसने बहुत अच्छी बॉलिंग करी। लेकिन यहाँ पर टीम मैनेजमेंट के डिसीजन जो है वो अब सवालिया निशान पर आते हैं कि उन्होंने इस पिच के ऊपर 2 स्पिनर से जाने की स्ट्रेटेजी बनाई थी, तो शादाब ने तो कोई बॉलिंग ही नहीं की सेकंड इनिंग के अंदर, ऑलमोस्ट ना होने के बराबर बॉलिंग की है। तो प्लान जो है वो वैसे ही नज़र नहीं आया। पिच की कंडीशन आज चौथे दिन जो है वो ऑलमोस्ट हमारे सब कॉन्टिनेंट की तरह हो गई थी, ड्राई हो गई थी ऑलमोस्ट। रिवर्स स्विंग बिल्कुल नज़र नहीं आया। रिवर्स स्विंग क्यों नहीं किया, इसकी खास वजह जो होती है वो यही होती है कि फील्ड के अंदर जब आपके पास प्लेयर्स मौजूद हैं, 11 के 11 प्लेयरों ने जो है वो बॉल का लुक आफ्टर करना पड़ता है। आपको बॉल लुक आफ्टर करेंगे तो फिर ही आप रिवर्स स्विंग कर सकते हैं। बिल्कुल रिवर्स स्विंग नहीं हुआ। उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह, जितने भी लड़के फील्ड के अंदर थे उनमें से किसी ने भी बॉल का ख्याल नहीं किया, और जिस वजह से हमें रिवर्स स्विंग नहीं मिल सका जो हमारी स्ट्रेंथ थी। मतलब हम स्पिनर को साथ साथ अगर दूसरे एंड से यासिर को कोई सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है अगर एक्सपीरियंस में भी लड़के कम है, लेकिन इतना तजर्बा हो चुका है, उनको पता है कि किस तरीके से सिचुएशन के अंदर जो है पार्टनरशिप, जैसे हम बैटिंग पार्टनरशिप लगाते हैं ऐसे बॉलिंग पार्टनरशिप्स भी लगती हैं। बट बहुत डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस पाकिस्तान की बैटिंग के अंदर सेकंड इनिंग में डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस, बॉलिंग के अंदर सेकंड इनिंग में डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस। इंग्लैंड को आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि अगर वो पहले इनिंग में बुरे थे तो उन्होंने दूसरी इनिंग के अंदर बड़ा ज़बरदस्त कम बैक किया है। जो उनकी मिस्टेक्स पाकिस्तान की बॉलिंग को खेलने के अंदर पहली इनिंग में थी, सेकंड इनिंग के अंदर उनके बैट्समैनों को आप देखें, अगर मैच अगर आपने देखा है तो आपको नजर आएगा कि उन्होंने अपनी बैटिंग के अंदर माइनर ट्यूनिंग उसके अंदर की और अपनी छोटी छोटी सी चेंजेस करके जो है पाकिस्तान के बॉलरों को जो है वो डोमिनेट किया, उनके ऊपर काउंटर अटैक किया, उनके ऊपर काउंटर डिफेंस किया। तो ये अच्छे प्लेयरों की और अच्छी टीम स्ट्रेटजी जो है वो यहाँ से नज़र आती है। हमने जिस तरह सुबह इनिंग शुरू की, यासिर को क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने आते ही अटैक किया। जो हम 30-35 रन की बात कर रहे थे सारा दिन और कल भी कि अगर हमें 30-35 रन आखिरी की टेल जो है वो करके दे देती है तो हम रीजनेबल स्कोर लगा सकते हैं। तो आई थिंक जितना स्कोर लगा के मिला था, गो के मेरी नज़र में ये रन ज़्यादा होने चाहिए थे। जब आप टूरिंग टीम होते हैं तो आपको एक बड़ा स्कोर बोर्ड पे लगा के देना पड़ता है। हम हमेशा से यही करते हैं कि अल्लाह अल्लाह करके कोशिश करते हैं कि यार किसी तरीके से इतने रन बन जाएं कि बॉलर जो हैं वो अटैक करें। आप बॉलर्स को भी एक स्पेस दें, उनको भी इतना बोर्ड पे लगा के दें रन्स कि वो भी खुल के बॉलिंग करें। अंडर प्रेशर उनको हर वक्त रखेंगे कि जी 250 पौने 300 के अंदर हम उनको रखें और बॉलर जो है वो हमें जिता के दें। होता है हमारी स्ट्रेंथ रही है, लेकिन हमने हमेशा उस टीम को डोमिनेट किया है जब हमारी बैटिंग क्लिक की है। तो हमारी बैटिंग जो है वो इस वक्त इस टेस्ट मैच के अंदर बिल्कुल फ्लॉप रही है। शान मसूद को छोड़ के उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की। बाबर ने पहली इनिंग में 50 रन बनाए, एक्सपेक्टेड था कि वो बड़ी इनिंग खेलेंगे और सेकंड इनिंग में रन्स करेंगे। सेकंड इनिंग के अंदर जो लड़के फेल हुए थे पहली इनिंग में, उन्होंने सेकंड इनिंग्स में कुछ नहीं किया। असद, अजहर, रिजवान, कीपिंग रिजवान ने बहुत अच्छी की है, लेकिन बैटिंग के अंदर जो है वो एज अ 6 बैट्समैन खेल रहे थे, वो रोल प्ले नहीं कर सके।
आबिद अली से एक्सपेक्टेड था। आबिद अली बैट शॉट मार के आउट हुए सेकेंड इनिंग के अंदर भी। तो लड़कों ने बैटिंग के अंदर बहुत डिसअपॉइंट किया, जिसकी वजह से हमारे जो बॉलर्स थे वो अंडर प्रेशर रहे सेकेंड इनिंग के अंदर। गो कि उन्होंने कोशिश अपनी तरफ से पूरी की, लेकिन आई थिंक जहाँ पर कैप्टन का रोल प्ले होना चाहिए था फील्डिंग के अंदर, वो बिल्कुल प्ले नहीं हुआ। तो आई थिंक यहाँ पर बहुत टीम मैनेजमेंट को अगले टेस्ट मैच से पहले आने से पहले जो है बहुत सोचना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि जो प्रैक्टिस मैचेस में हमें बैटिंग का एक बैड बुरा अक्स नज़र आया था, जिसके ऊपर मैं काफ़ी दिनों से बात कर रहा था कि ये प्रैक्टिस मैचेस की जो परफॉर्मेंस होती है ये आपको ज़रूर इफेक्ट करती है मैच के अंदर। तो बैट्समैनों की परफॉर्मेंस वहाँ ना होना जो है वो मैच के अंदर उनका लो कॉन्फिडेंस नज़र आया है। अभी भी जो है जिन लड़कों ने रन नहीं किए हैं सेकंड टेस्ट मैच में, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अपना कॉन्फिडेंस हाई करें। कोचेज़ का इम्तिहान जो है वो यहीं पर होता है, इस लेवल पे कि आपको प्लेयरों के साथ जो है बात करनी पड़ती है, उनके साथ काम करना पड़ता है। और क्योंकि ये टॉप लेवल के प्लेयर्स होते हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ माइनर ट्यूनिंग और ऐसी चीज़ें करानी होती है कि जिससे वो रन्स कर सकें। बॉलिंग के ऊपर भी यही है। जो दो स्पिनर्स का हमने, जैसे मैंने पहले कहा कि चांस लिया, आई थिंक शादाब वाज अ वेस्ट कि हमने उसको खिलाया ज़रूर। उसने गो के पहली इनिंग में बैटिंग ज़रूर अच्छी की, फील्डिंग उसने बहुत अच्छी की, लेकिन जो असल मकसद टेस्ट क्रिकेट के अंदर दो स्पिनर्स के खिलाने का होता है वो अनफॉर्चुनेटली हमें सारे सिनेरियोज मिलने के बाद, पिच कंडीशन मिलने के बाद, सब कुछ मिलने के बाद भी हम यासिर को वो दूसरे स्पिनर का सपोर्ट नहीं दे सके। तो इससे बेहतर यही होता कि हम 6 बैट्समैन से चले आते, शायद हमारे पास ये चांस होता कि हम एटलीस्ट 300, 350, 350 के करीब कुछ रन बना लेते। ये इफ़ एंड बट्स वाली सिचुएशन होती है। ये भी तब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हिस्टोरिकली हमने ये चीज़ की है। हिस्टोरिकली हमने हमेशा 6 बैट्समैनों से खेला है। हिस्टोरिकली हमने जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हैं कि जिसके ऊपर हम ये बैंक करते हैं, बेस बना के बात करते हैं कि ऐसा होता तो ऐसा होता। बट टीम मैनेजमेंट ने अगर 2 स्पिनर्स का डिसीजन लिया था, हमने उसको बैक किया और यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि देखते हैं कि 2 स्पिनर्स कैसे जा सकते हैं। अगर आपने दोनों ही राइट आर्म लेग स्पिनर खिलाने थे बैट्समैन का चांस लेके कि शादाब एक अच्छे बैट्समैन भी हैं, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए था कि आप 2 स्पिनर से जा रहे हैं। आप लेफ्ट आर्म स्पिनर भी खिला सकते थे, अगर आप चाहते तो आपके पास एक वैरायटी मिल जाती। तो मेरे ख्याल में यहाँ मैनेजमेंट ने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा आई थिंक डिफरेंट माइंडसेट से सोचा है, वो ऑलराउंड के नज़रिए से सोचा है। लेकिन इफ़ एंड बट्स, बिट्स एंड पीसेस जो प्लेयर होते हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर, आप बहुत ज़्यादा उनसे चांस नहीं ले सकते। आपको स्पेशलाइज से जाना पड़ता है, चांस लेना पड़ता है। बज़ाहिर मुझे ऐसा लगा है कि यासिर के साथ दूसरा स्पिनर खिलाने पर जो है आई थिंक या तो यासिर पे कॉन्फिडेंस नहीं था टीम मैनेजमेंट को, तो इसलिए वो गए हैं, और अगर कॉन्फिडेंस था तो फिर दूसरे स्पिनर ने जो है वो यासिर के साथ सपोर्टिंग रोल प्ले नहीं किया। तो आई थिंक यहाँ पर थिंक टैंक को बैठ के सोचना पड़ेगा कि अगले टेस्ट मैच से पहले किस स्ट्रैटेजी से आना है। और इंग्लैंड की टीम को बिल्कुल मुबारकबाद दूंगा कि बहुत ज़बरदस्त खेले हैं। इवन मैच लास्ट बॉल तक भी जा रहा, मतलब लास्ट विकेट तक भी ऐसा जा रहा था कि जब नया बॉल आया यासिर ने फिर भी आपको ब्रेक थ्रू दिया उस वक्त भी। सिचुएशन क्योंकि होती है क्रिकेट में, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि क्रिकेट एक ऐसा गेम है कि आप लास्ट बॉल तक कुछ नहीं कह सकते। अगर 2 रन चाहिए, 2 विकेटें भी हाथ में है, तो यू नेवर नो कि 2 विकेटें 2 रन से पहले भी जो है वो मिल जाए। तो इसलिए आई थिंक पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज भी जो फील्डिंग में थी वो वैसी नज़र नहीं आई। जब 100 रन की पार्टनरशिप हो गई और 100 रन रह गए थे, उसके इर्द गिर्द बनाने के लिए बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल गिरी हुई नज़र आई। फास्ट बॉलर्स ने उस तरीके से अटैक नहीं किया जिस तरीके से करना चाहिए था, बाउंसर्स का इस्तेमाल उस तरह नहीं हुआ। तो बहुत सारे इफ एंड बट्स जो हैं वो टीम की आज नज़र आए हैं, और मैं मतलब बहुत डिसअपॉइंटेड हुई है देख के कि इतना जो है फेलियर हमें पहले ही टेस्ट मैच में 1 महीना पहले जाने के बाद जो है वो पहले ही मैच के अंदर देखना पड़ा है। स्कोर कार्ड के ऊपर थोड़ा सा आऊँगा। अगर शाहीन शाह अफरीदी ने 15 ओवर के अंदर 57 रन दे के 1 विकेट हासिल की, सारे बॉलर्स ने, अब्बास ने भी 1 विकेट हासिल की, नसीम शाह ने भी 1 विकेट, यासिर और शादाब ने अपनी अपनी, आप ये समझ लीजिए कि शादाब तो ऑलमोस्ट बिल्कुल ना होने के बराबर उन्होंने सेकंड इनिंग्स के अंदर जो है वो अपना रोल प्ले किया है। तो मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ टीम मैनेजमेंट के डिसीजन से कि जो उन्होंने 2 स्पिनर का लिया था। हम यही बात कर रहे थे कि डिसीजन सही नहीं है, बट हमने बैक किया। अनफॉर्चुनेटली वो बैकफायर हुआ। कैप्टन ने उस तरीके से सपोर्टिंग रोल जो प्ले करना चाहिए था एज अ बैट्समैन, एज अ कैप्टन फील्ड के अंदर, वो हमें नज़र नहीं आया। टोटली क्लूलेस अजहर अली नज़र आए हैं। तो आई थिंक जब तक कैप्टन फ्रंट से अपनी टीम को टाइगर की तरह लीड नहीं करेगा, डिफरेंट नज़र नहीं आएगा, तो आई थिंक टीम आपकी जो है वो आगे नहीं जाएगी। तो अजहर को अपनी परफॉर्मेंस पे थोड़ा सोचना पड़ेगा नेक्स्ट टेस्ट मैच में। और जैसे मैंने पहले कहा कि अगर उनको कोई इंजरी है और अगर वो अभी अपनी नी के अंदर, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा है कि वो थोड़ा सा मुझे उनकी बैटिंग देख के लग रहा है कि वो उनको प्रॉब्लम हो रही है बैटिंग करते हुए, इंजरी की वजह से, नी की वजह से कुछ ना कुछ इश्यूज ज़रूर है, जिसकी वजह से वो टेक्निकल फॉल्ट भी अपना जो है उनका काफ़ी एक्सपोज हो रहा है और टीम जो है वो भी अफेक्ट कर रही है। तो
नेक्स्ट टेस्ट मैच अजहर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। छठे बैट्समैन के साथ मेरे ख्याल में मैं यही कहूँगा फिर के जाना चाहिए। दो स्पिनर का जो एक्सपीरियंस आपने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो ऑलमोस्ट फेल हुआ। अगर आप लेफ्ट आर्म स्पिनर खिलाते तो शायद मे बी दो स्पिनर का जो है रोल डिफरेंट हमें नज़र आता इस मैच के अंदर। तो बैड लक टू पाकिस्तान टीम, गुड लक टू इंग्लैंड क्रिकेट टीम, दे प्लेड रियली वेल एंड हैट्स ऑफ टू देयर परफॉर्मेंस। और इस परफॉर्मेंस से इंग्लैंड की जो है हमें ये सीखना चाहिए कि अगर आप कितने भी गिरे हुए हों आप अपनी जो स्किल्स हैं उस पर अगर बैक करेंगे तो आपको अल्लाह ताला की तरफ से या जो भी आपकी जो पॉजिटिव इंटेंसिटी होती है उसकी बेस पर आपको जो है वो रिजल्ट्स भी पॉजिटिव मिलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा शो के अंदर जो डिस्कशन है वो अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी आराय जो है वो ज़रूर दीजिए। बताइए आपके ख्याल में मैच के अंदर पाकिस्तान टीम के ने कहाँ मिस्टेक्स की, क्या होना चाहिए था और अगले टेस्ट मैच से पहले क्या क्या चीज़ें पाकिस्तान टीम बेहतर कर सकती है। तो मेक श्योर कि आप मेरे शो को पसंद करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसके बारे में आप कमेंट ज़रूर दें कि इसको हम किस तरीके से और बहुत सारी चीज़ें ला सकते हैं। और उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम अगले मैच के अंदर बेहतर और अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।